हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिफोर यूपीएससी। और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। और पिछले कुछ दिनों की व्यस्तता के कारण मैं जो है वीकली करंट अफेयर सीरीज जो हमारा प्रीलिम बूस्टर सीरीज है वो अपलोड नहीं कर पाया था। तो उसके लिए आप सभी से बिल्कुल मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, और जो भी आपकी बैकलॉग है, जो भी आपकी पेंडिंग वीडियोस हैं, वो बहुत ही जल्द आपके पास आ जाएंगी। अगर इस फरवरी की करंट अफेयर सीरीज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ भर भर के आपके लिए न्यूज़ है। और यहाँ से मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जो आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं, खास तौर पे अगले 6 महीने में, तो इस वीडियो से एटलीस्ट आपको जो है एसएससी और रेलवे के लेवल पे दो तीन क्वेश्चंस, और यूपीएससी के लेवल पे एटलीस्ट एक क्वेश्चंस जरूर आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक को अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। भारत में अगर आप देखें, तो एक तरफ जहाँ जो स्त्रियां हैं वो दुर्गा है, काली है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, हम उनको पूजते हैं, उनको सम्मान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत में ऐसा माना जाता है कि हर 16 मिनट पे एक रेप होता है। जी हाँ दोस्तों, हर 16 मिनट पे एक रेप होता है, जो कि हमारे इस सभ्य समाज के लिए बिल्कुल ही एक बहुत ही गंदा धब्बा है। और इसी को लेकर के अभी हाल ही में जो है एक पिटीशन भी डाल की गई है आपके सुप्रीम कोर्ट में, जिसके ऊपर आपकी सुनवाई होनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को पार्लियामेंट की तरफ टाल दिया कि कानून बनाने का काम चूंकि पार्लियामेंट का है, तो इस क्षेत्र में जो कानून है वो पार्लियामेंट के थ्रू ही बनना ज़्यादा बेटर है। अब ये पूरा मुद्दा क्या है दोस्तों, तो देखिए, यहाँ पर आपका एक सेक्शन है आपकी आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड का, जिसको बोलते हैं सेक्शन 375। ये सेक्शन आप सभी को उम्मीद है पता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात की गई है, और इसके ऊपर कुछ फिल्में भी बन चुकी है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा। अब इसमें इस सेक्शन का ही एक सब सेक्शन है दोस्तों, इस आईपीसी के 375 का, जिसमें ये बोला जाता है कि अगर आप यहाँ इस लाइन को ध्यान से पढ़िए कि अगर आपकी किसी भी महिला के साथ फोर्सिबली इंटरकोर्स किया जाता है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध, और अगर वो इंटरकोर्स करने वाला पर्सन उस महिला का मैन हो, यानी कि उसका हस्बैंड हो, या फिर उसका एक्स हस्बैंड हो, तो इस कंडीशन में, और अगर उस महिला की जो एज है वो 18 से कम भी है, तो इस कंडीशन में इसे रेप नहीं माना जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हो कि आपके लीगल फ्रेमवर्क में बहुत ही बड़ा एक ड्रॉबैक रहा है दोस्तों, कि अगर कोई महिला 18 से कम की है, तो उनके साथ अगर उनके पति के द्वारा अ, उनके इच्छा के विरुद्ध अगर शारीरिक संबंध बनाया जाएगा, तो ये रेप नहीं माना जाएगा। देखिए, भारत में इससे जुड़ी एक और समस्या है कि अगर इसको संसद कानून बना भी देती है, तो गवाही कौन देगा? क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ पर आपको ये इस तरह के जो शारीरिक संबंध हैं, जो आपके एक पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है, वो कहीं न कहीं एक चार दीवारी के अंदर होता है। और यहाँ पर अगर कोई महिला यहाँ पर आरोप लगाती है कि उनके साथ जो है उनकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध स्थापित किए गए हैं, तो यहाँ पर साक्ष्य की सबसे बड़ी समस्या होगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई आपका गवाह होगा, और ना ही कुछ ऐसी यहाँ पर आपको साक्ष्य मिलने की संभावना है जो ये साबित कर सके कि उनके मैन के द्वारा, यानी उनके हस्बैंड या एक्स हस्बैंड के द्वारा उनके साथ जो है रेप किया गया है। फिर भी भारत में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये बताती है कि भारत में लगभग 83% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने 15 से 49 के एज में कभी ना कभी जो है इस तरह के जो सेक्सुअल वायलेंस है उसको फेस किया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। कि आप सोचो कि 100 में 83 महिलाएं अगर इस तरह की समस्याएं झेल रही है, तो इसके ऊपर कानून बनना या कानून का होना लाजमी है। और इसीलिए ये डिमांड हो रही है कि सेक्शन 375 का जो सब सेक्शन 3 है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के द्वारा, जिसको ये चेंज किया गया था, उसको नल एंड वाइड किया जाए, उसको हटाया जाए। और इस तरह के जो एक्ट हैं, एक्ट अगेंस्ट कंसेंट, कि आप इच्छा के विरुद्ध अगर शारीरिक संबंध बनाते हो अपनी महिला से भी, तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। तो इसमें फिलहाल इस सेक्शन से आपको यही समझना है, सेक्शन 375 के बारे में आपको जानना है। और ये जो लाइन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम पर्पज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, और नेशनल
हेल्थ सर्वे जो है उसका डाटा आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन कमीशन की बात हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कर रखी है। हम लोगों ने देखा था कि जम्मू कश्मीर में अभी क्या हो रहा है, डिलिमिटेशन हो रहा है, जिसमें क्या होता है कि जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। और उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ये भी देखा था कि हमारी जो है कुछ सीटें यहाँ पर बढ़ाई गई है। लेकिन अभी चूंकि इनकी जो कमीशन की जो हेड है रंजना प्रकाश देसाई, इन्होंने अपनी तरफ से इसको ओके नहीं किया है। इस कारण से जो आपकी डिलिमिटेशन कमीशन है इसको कुछ दिनों के लिए और एक्सटेंड किया गया है। तो इस टॉपिक से आपको बस ये आपको पता होना चाहिए कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है वो आपकी एक डिलिमिटेशन एक्ट के द्वारा संसद के द्वारा बनाई जाती है। और इसे ऐसा उस एक्ट में बोला गया है कि जब भी आपकी जनगणना होगी तो उसके बाद संसद का ये कर्तव्य होगा कि वो इस चीज़ को डिलिमिटेशन कमीशन को लाएगी। और ये सारी जिम्मेवारियां दी गई किसे, प्रेसिडेंट को, यानी प्रेसिडेंट ये काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको पता होगा कि 1976 के बाद से, यानी 1971 की जनगणना के बाद से जो भी डिलिमिटेशन का काम है वो रोक दिया गया था। बीच में आपका 2002 में वो किया गया, लेकिन सीटों की संख्या 2026 तक फ्रीज कर दी गई है। तो इस टॉपिक से आपको बस इतना ही याद रखना है कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है। तो एक कमीशन है जो निर्वाचन क्षेत्र का सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है। जम्मू कश्मीर चूंकि पहले ये स्टेट था, अभी यूटी बना है। यूटी बिट आपका लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के साथ यहाँ मुख्यमंत्री होंगे, तो वहाँ के निर्वाचन के लिए यहाँ पर डिलिमिटेशन का काम जारी है। आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट समझना होगा दोस्तों, ये है आपका गैरीमैंडरिंग। गैरीमैंडरिंग क्या होता है कि यानी कुछ ऐसी एक्सरसाइज, कुछ ऐसे प्रयास जिसमें किसी एक पार्टी को फेवर करने की बात की जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैरीमैंडरिंग। और इसमें कहीं ना कहीं इस टॉपिक में इस गैरीमैंडरिंग वाले की बात की जाए कि यहाँ पर जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो बीजेपी को आपका यहाँ पर फेवर करती हुई आ रही है। तो इस टॉपिक में फिलहाल इतना ही था। ये इंडिया ब्रिटेन वाला टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप अगर आप देखो तो जब से ब्रिटेन जो है वो ब्रेक्सिट किया है, यानी आपका यूरोपीय यूनियन से एग्जिट कर चुका है, तो अभी के टाइम में उसकी इकोनॉमी थोड़ी सी लड़खड़ा भी चुकी है। बीच में आपका कोविड-19 का आउटब्रेक के कारण यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। और भारत और इंग्लैंड कहीं न कहीं आपके मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर व्यापार जो है पिछले लगभग 300 सालों से बिल्कुल निर्बाध रूप से चल रहा है। तो अभी यहाँ पर फ्री ट्रेड की बात की जा रही है। फ्री ट्रेड क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो लेवी लगी जाती है, जो आपके ऊपर से टैक्स लगाए जाते हैं, सरचार्ज लगाए जाते हैं, या तो उनको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाता है या फिर बिल्कुल मिनिमम रखा जाता है, ताकि उनके जो सर्विसेज और गुड्स हैं वो बिल्कुल वहाँ पर सस्ते हो जाएं और उनको एक बेटर मार्केट एक्सेस मिले। तो अभी के टाइम में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और इससे क्या हो रहा है कि एक तरफ जहाँ जो है आपको ब्रिटिश एप्पल का एक्सपोर्ट इंडिया में बढ़ेगा, उस वहीं दूसरी तरफ से अगर आप देखो तो भारत के भी बहुत सारे कंपनियां ऐसी हैं जो यहाँ पर ब्रिटिश में आपके इन्वेस्ट के लिए रेडी हैं और वहाँ पर उनको एक बेटर मार्केट मिलेगा। और इनका टारगेट आप याद रखिएगा दोस्तों कि इनका टारगेट ये है कि अभी के टाइम में जो इंडिया ब्रिटेन का जो ट्रेड है वो लगभग 23 बिलियन डॉलर यूरो का है। और ये आगे बढ़कर इनको ये प्रयास है कि 2030 जाते जाते इसे डबल कर देना है। और अगर बात करें कि भारत में तो देखिए भारत की इसार ग्रुप्स, ओला इलेक्ट्रिक, इस तरह की जो कंपनियां हैं यहाँ पर उसने इन्वेस्ट कर रखी है। एक एग्जाम पर्पज से अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि इंडिया जो है ये यूके का यानी यूनाइटेड किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स रहा है इन्वेस्टमेंट के मामले में। तो ये आपकी एग्जाम पर्पज से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा कि दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला देश है यूके में वो है भारत। अब इसी के कारण से देखिए तो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक में आपको इतना ही याद रखना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है और कितना लक्ष्य रखा गया है। अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो अभी हाल ही में जो बजट पेश किया गया उस बजट के थ्रू ये बताया गया है कि भारत में आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है
वो बहुत ही ज़्यादा बुरे स्तर पर है और यहाँ पर अगर आप देखो तो 2005 में जो एम्प्लॉयमेंट लेवल थी यानी 100 में 55 लोगों को रोज़गार मिल रहा था, वही 2020 में ये घट कर के 43 हो गया। यानी अगर आज के टाइम में देखो तो 100 में 57 लोग ऐसे हैं वर्किंग एज वाले जो आपके बेरोज़गार घूम रहे हैं, जो कि हमारे बांग्लादेश और चाइना और वियतनाम से भी कम है। वहाँ पर अगर आप देखो तो बांग्लादेश में 52% है, चाइना 63 और वियतनाम 73 है। तो इसके लिए भारत सरकार को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रयास करने की आवश्यकता है और इसीलिए अगर आप बजट को भी देखोगे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे यहाँ पर फोकस किया गया। बहुत सारे प्रोजेक्ट में भर-भर के पैसे यहाँ पर डाले गए हैं। जैसे आपकी गति शक्ति हो गया, उड़ान हो गया, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट हो गया, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आपके बजट में दी गई है। यहाँ पर अगर बात करें तो वुमेन की तो यहाँ पर ये जो संख्या है आपकी बहुत ही कम है यानी 70 के मुकाबले 30 है। अगर बात करें कि 10 लोगों में 10 वर्किंग लोगों में 7 यहाँ पर पुरुष हैं जबकि 3 महिलाएँ हैं, जो कि एक जेंडर इनइक्वालिटी को भी दर्शाता है। तो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से जो ये जो आपका डाटा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि कोविड-19 के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है जॉब गई है। इंडिया लगभग 1 लाख सॉरी 1 करोड़ जॉब जो है पिछले 4-5 सालों में यहाँ पर खो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये आपके एग्जाम पर्पस से बिल्कुल ही एक फेवरेट टॉपिक रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर देखिए एनवायरनमेंट हमेशा से किसी भी एग्जाम का बहुत ही फेमस टॉपिक रहा है और यहाँ पर 2 नए रामसर साइट्स जोड़े गए हैं। अब रामसर साइट्स क्या होता है दोस्तों? तो आपको मैं बता दूं कि वैसे क्षेत्र जहाँ पर आपके लैंड और वाटर दोनों का मिलन होता है यानी ऐसा आप समझ सकते हो कि दलदली क्षेत्र जहाँ पर आपके जो आपके इकोसिस्टम के मुकाबले में के मामले में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, जहाँ पर आपके तरह-तरह की जो वाइल्ड लाइफ हैं, तरह-तरह के आपके पशु-पक्षी हैं, वो यहाँ पर निवास करते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को हम लोग रामसर साइट्स का दर्जा देते हैं और इसमें एक कंडीशन है दोस्तों कि ये जो रामसर साइट्स होने चाहिए, ये आपके ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं बनाए जाने चाहिए और आर्टिफ़िशियल नहीं होने चाहिए, ख़ास तौर पे ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी एक तरह से ये नेचुरल होने चाहिए और अगर आर्टिफ़िशियल है भी, तो वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हो, वो मेनली आपकी वाइल्ड लाइफ़ के प्रोटेक्शन से जुड़ा होना चाहिए। तो भारत में अभी आप देखो तो पहले इसकी संख्या 47 थी जो बढ़ कर के 49 हो गई है और ये जो 2 आपके रामसर साइट्स बढ़े हैं दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा खिज़ादिया वाइल्ड लाइफ़ सेंचुरी जो कि गुजरात में है और वखीरा वाइल्ड लाइफ़ सेंचुरी जो कि आपका यूपी में है। हाल ही में अगर आप देखो तो यूपी में बहुत ज़्यादा जो है रामसर साइट्स की संख्या बढ़ी है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बहुत सारे रामसर साइट्स अभी इंक्लूड हुए हैं। अगर बात करें पूरे की, तो ये जो 49 रामसर साइट्स हैं, ये भारत के लगभग 10 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर की एरिया को कवर करते हैं और ये साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है। तो ये आपके अगर यूपीएससी पर्पज़ से देखें, तो ये स्टेटमेंट के लिए बहुत ही उनका एक फेवरेट स्टेटमेंट बनने वाला है। अगर दोनों सेंचुरीज़ की बात करें तो वखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ देखिए ये फ्लड प्लेन है, जो आपका संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, यहाँ पर ये एस्टैब्लिश हुआ था 1980 में। ये लगभग 29 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहाँ पर आपकी विंटरिंग में और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वाटर फ्लो और ब्रीडिंग देखी जाती है, आप खास तौर पे बर्ड्स की। इसके साथ-साथ अगर यहाँ पर देखिए तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का भी ये रूट पड़ता है, यानी जो सेंट्रल एशिया से जो पक्षी खास तौर पे साउथ अफ्रीका या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया को माइग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर भी ये बीच में हॉल्ट करते हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है और यहाँ पर कौन-कौन से आपके पक्षी ज़्यादातर दिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए वल्चर्स हो गए, फिर आपके स्पॉटेड ईगल्स हो गए, कॉमन पोचार्ड हो गया, स्वैम्प फ्रैंकलिन हो गया, इसके साथ-साथ आपके ओरिएंटल डार्टर हो गए और ओलिनेक्ड स्टॉक हो गए। ये कुछ ऐसे पक्षी हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर खज़ादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए, तो ये भी आपका देखिए सेम सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे पड़ता है, यानी कि उस रूट पे पड़ता है और ये आपके गुजरात में पड़ रहा है। ये फ्रेश वाटर का वेटलैंड है जो कि आपके गल्फ ऑफ कच्छ के आसपास पाया जाएगा। तो ये एरिया आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको यहाँ पर खंबात की खाड़ी से कंफ्यूज किया जा सकता है, तो याद रखिएगा कि ये गल्फ ऑफ कच्छ के पास है। ये लगभग 1920 में बना था और अभी ये नवानगर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ये भारत का एक मरीन नेशनल पार्क भी है दोस्तों, जो कि
इस तरह का पहला मरीन नेशनल पार्क होगा पूरे कंट्री का, तो ये उसका भी हिस्सा रहने वाला है। और अभी के टाइम में देखें तो यहाँ पर लगभग 300 से भी ज़्यादा आपकी बर्ड स्पीसीज और वाटर बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी इस तरह के आप देखिए तो फिश ईगल्स वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल रामसर साइट्स क्या होते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। रामसर जो है एक ईरान में एक जगह है दोस्तों, जहाँ पर पहली बार इस तरह की वाइल्ड लाइफ के लिए, वेटलैंड्स के लिए प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। इसलिए इस कन्वेंशन का जो नाम भी है वो रामसर कन्वेंशन है। और इसके तरफ तहत जितने भी साइट्स ऐसे हैं जिनको करने की ज़रूरत होती है, उनको रामसर साइट्स किया जाता है और इनके लिए जो है प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। अगर इसी में बात करें तो हमारी जो मिनिस्ट्री है, वो यहाँ पर कुछ एटलस भी जारी करती है, जिसमें ख़ास तौर पे अगर आप देखिए तो जो आपके माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं, उनके रूट के बारे में बात होती है। साथ ही साथ स्पेस जो एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद, वो इस पूरे एटलस को रेडी करती है और यहाँ पर उनके वर्ड बाय वर्ड जो है, उनके ओरिएंटेशन से लेकर के डेस्टिनेशन तक के पूरे रूट को यहाँ पर कवर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें दोस्तों, तो सरकार जो है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करने की तरफ प्रयास कर रही है। हाल ही में अगर आपने देखा होगा तो जो हमारी कुछ कोऑपरेटिव कंपनियां हैं, खास तौर पे इफ़को, अमूल, इस तरह की कंपनियों ने ग्लोबल लेवल पे अपनी कह सकते हो कि सफलता का डंका पीट दिया है। अभी के टाइम में अगर देखो तो जो इफ़को आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो आपकी किसानों की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी रही है। तो इस कारण से सरकार ने यहाँ पर एक स्कीम लाया है जिसको बोलते हैं सहकार से समृद्धि। यानी एक सहकार का मतलब होता है कि मिल करके काम करना। और ये आपकी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा दोस्तों? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर ये बहुत सारा नाबार्ड से फंड प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ जो ट्रेनिंग है, जो लोगों को जागरूकता है, जो पॉलिसी मेकिंग है, इस तरह की चीज़ों में वो हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ जो टेक्निकल नॉलेज है, ये भी ये लोग प्रोवाइड करेंगे। तो बस इतना ही याद रखिएगा कि सहकार से समृद्धि एक आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के तहत एक स्कीम है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है मोर ट्रांसपेरेंट, मॉडर्नाइजेशन और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके डिफेंस लाइन से है दोस्तों कि बगीर जो आपकी 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, उसको यहाँ पर जो है सी ट्रायल के बाद जो सौंप दिया जाएगा। अब ये बागीर है क्या दोस्तों और स्कॉर्पियन क्लास होता क्या है? तो आप उसके बारे में थोड़ा समझिए कि स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन्स होते हैं, वो सुपर स्टील्थ फीचर के साथ होते हैं, यानी ये आसानी से दुश्मन की पकड़ में नहीं आते। साथ ही साथ इनमें एक्वास्टिक टेक्निक होता है, यानी ये ध्वनि बिल्कुल कम ध्वनि के साथ ये पानी के अंदर लंबे समय तक रह सकते हैं। तो इस तरह की इस क्लास को बोला जाता है स्कॉर्पियन क्लास। और इसको एक और इसी स्कॉर्पियन क्लास को भारत जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत यहाँ पर 6 जो है आपकी सबमरीन्स यहाँ पर निर्माण करेगा और उसको यूज करेगा। सबमरीन्स और जो आपके बाकी जो वेसल्स होते हैं, उसमें एक अंतर ये है दोस्तों कि सबमरीन पानी के अंदर रहता है, जबकि आपके जो डिस्ट्रॉयर हो गए, जो फ्रिगेट हो गए, ये आपके पानी की सतह पे होते हैं। और इस कारण से अगर आप देखिए तो यहाँ पर बागीर को, जो कि इस स्कॉर्पियन क्लास का जो 5th सबमरीन है, इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है और अब इसके सी ट्रायल के लिए इसको डाल दिया गया है। इसके कंस्ट्रक्शन साइट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है स्टेटमेंट वाइज कि आपकी वागीर या स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कहाँ बनाई जाती है। तो देखिए, इंडिया में 2-3 आपके मेजर जो है शिपयार्ड, शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। एक आपका मझगांव, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपका कोलकाता और तीसरा आपको देखने को मिलेगा कोची। तो ज़्यादातर जो हमारे डिफेंस जो शिप बनते हैं, वो या तो मझगांव वाले में बनते हैं या फिर आपके कलकत्ता वाले में बनते हैं। कोची वाला में बिल्कुल कम इस तरह के आपके डिफेंस से जुड़े हुए चीज़ें की जाती है। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 75 के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट 75 एक इंडिया का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत वो 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाएगा। और एट प्रेजेंट अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वागीर, इसका जो नाम दिया गया है, इस पहले भी एक सबमरीन हुआ करती थी भारत में, जो अ, रूस के जो वेला क्लास सबमरीन है, जो हम लोगों ने परचेज की थी, उसके नाम पे दिया जाएगा। और अभी एट प्रेजेंट पूरी दुनिया में इस तरह के 14 सबमरीन जो हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि चिली नेवी के पास 2, मलेशिया के पास 2, इंडिया के पास 6, ब्राज़ील के पास 4, इस तरह के आपके पूरे यूनिट्स हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपके
जो है एग्रीकल्चर और इनोवेशन वाले क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर देखिए सेफ्रॉन बॉल प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। हाल ही में क्या हो रहा है कि आपका एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जो 2010 में, जिसको कि 2014 में बंद कर दिया गया था क्योंकि ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। फिर इसको 2016 के आसपास से फिर से रिवाइव किया गया और अभी के टाइम में इसको पूरे नॉर्थ ईस्ट में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। अब भारत, आपको पता होगा कि सेफ्रॉन का, केसर का बहुत बड़ा उत्पादक देश रहा है और अभी के टाइम में भारत ये चाह रहा है कि हम केसर के उत्पादन में बिल्कुल अग्रणी राज्य बने, अग्रणी देश बने और हम बिल्कुल एक उत्कृष्टता के साथ एक क्वालिटी फुल सेफ्रॉन को का प्रोडक्शन करें और उसको यहाँ पर मार्केट प्रदान कर सकें। जम्मू कश्मीर जो है पूरे इंडिया में एक नेचुरल तरीके से सेफ्रॉन का प्रोडक्शन करने वाला इकलौता राज्य है दोस्तों। और ऐसे ही आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन आपके नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्रों में भी दिखने को मिलती है, इसलिए भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि सेफ्रॉन को नॉर्थ ईस्ट में भी उगाया जाए ताकि एक तो उधर क्षेत्रीय लेवल पे रोजगार उत्पन्न हो सके, दूसरा आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और तीसरा जो है ग्लोबल ट्रेड को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और इसी के तहत अगर आप देखिए तो 6 लोकेशन अभी जो हैं आपके, सॉरी 5 लोकेशन अभी जो हैं आपके यहाँ पर चूज़ की गई है। एक है आपका बारापानी, चेरापूंजी, माउसमाई और शिलांग और ललिंगटॉप। ये 5 ऐसे स्थान हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के जो यहाँ पर चूज़ किए गए हैं फॉर द पायलट प्रोजेक्ट। तो आपको सेफ्रॉन मिशन आपको पता होना चाहिए कि ये 2010 में आया है और पहले ये जम्मू कश्मीर में किया गया था, लेकिन 2014 के बाद इसको जो है नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ मिक्स करके यहाँ पर ऑपरेट किया जा रहा है। और इसकी मिनिस्ट्री आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि ना तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का है, ना ही आपकी नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट का है। इसकी जो मिनिस्ट्री होगी नेशनल सेफ्रॉन मिशन की, ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक थोड़ा सरप्राइजिंग होने वाला है दोस्तों, जिससे आप एग्जाम में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ये आपका इस पूरे प्रोजेक्ट से आपका रिलेट करेगा। एक नया चीज़ आपको बताऊँ दोस्तों, तो एक नया आपका धाम है जिसको बोलते हैं पुनौरा धाम। ये मेनली आपको सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा बिहार में, और इसको हाल ही में जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने प्रसाद स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर इसको ऐड किया गया है। अब प्रसाद स्कीम होता क्या है दोस्तों, तो देखिए प्रसाद स्कीम जो है आपके टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा जो क्षेत्रीय हैं, यानी देश के अंदर में आपकी स्पिरिचुअल और आपकी धार्मिक जो यात्रा है उसको बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम चला गया है और इस तरह से एक बिल्कुल सर्किट टाइप का निर्माण किया गया, रामायण सर्किट, आपका बुद्धिस्ट सर्किट, इस तरह से। और उसी के तहत आपका देखिए तो पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव करके प्रसाद आपका चलाया गया था। इसके तहत आप देखिए तो राम सर्किट के अंतर्गत आपके सीतामढ़ी को भी जोड़ा गया है और ये आपका कहीं न कहीं रामायण से जुड़ा हुआ है। और इस यहाँ पर एक आपको पॉन्ड भी देखने को मिलेगा जिसको हम लोग सीता कुंड भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो है ये गर्म पानी का झरना भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी फेमस है। तो पुनौरा धाम आप याद रखिएगा बिहार के सीतामढ़ी में है और अभी ये आपके स्वदेश दर्शन के तहत रामायण सर्किट के अंतर्गत जो प्रसाद स्कीम है उसमें ये इसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट अगर टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो ये है आपका हेलीबॉर्न सर्वे टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों, तो आपको ये बेहतर पता होगा कि भारत में कहीं न कहीं जो ग्राउंड वाटर है, उसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा गहराती जा रही है। भारत के लगभग ऐसा एक रिपोर्ट था दोस्तों आपका, जिसके तहत ये बताया गया था कि 2050 तक लगभग 50% भारत का क्षेत्र ऐसा होगा, जहाँ पर आपकी पेयजल तक की समस्या होगी। यानी आप समझो तो पूरे भारत में पीने का बहुत ही ज़्यादा किल्लत होने वाला है। और जिसमें ये बताया गया था कि जो हमारे, देख सकते हो ये जो वेस्टर्न और सदर्न इंडिया का जो पार्ट है, ये इससे बहुत ही बुरी तरह जूझने वाला है। यानी एक तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर बहुत ही नीचे चला गया है, तो इसका एक्सेस उतना अच्छा से हो नहीं पाएगा। दूसरा यहाँ पर आपको कितना यहाँ पर वहाँ पर रिजर्वायर है, ये भी हमें पता नहीं चलता। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको बोलते हैं हेलीबॉर्न सर्वे टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा दोस्तों, तो इसमें देखिए इनके जो हाई रेजोल्यूशन 3D इमेज के द्वारा 500 मीटर की गहराई तक जो है हम लोग अपने ग्राउंड वाटर के लेवल, उसकी क्वालिटी और उसके रिजर्वायर को हम लोग चेक कर सकते हैं। ये आपका डेवलप किया गया है CSIR और नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से। और इसी के कारण से आप देखोगे तो अभी इसको राजस्थान, गुजरात और हरियाणा वाले क्षेत्रों में जो है आपका टेस्टेड किया जा रहा है। और
इसका मेन एम क्या है दोस्तों? तो जो भारत सरकार ने जल जीवन मिशन चला रखा, जिसके तहत ये है कि 2022 तक लगभग हर घर को नल का जल प्रोवाइड करना है, तो उसको ये यहाँ पर एक अ, बिल्कुल बोरवेल टाइप का यहाँ पर वो किया जाएगा। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें, देखिए तो हमारा देश जो है प्रदूषण उत्पादन में अभी काफ़ी ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। इसको रोकने के लिए या इसको कम करने के लिए हम लोग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि भारत सरकार जो है 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन पर काम कर रही है, यानी कोई भी प्रदूषण का उत्सर्जन हम लोग नहीं करेंगे। इसी के तहत भारत सरकार ने एक और प्रयास किया है कि जो भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेगा या अडॉप्ट करेगा, उसे भारत सरकार इंसेंटिव देगी। इस क्षेत्र में आपको थोड़ा-सा ये भी याद रखना है कि 100% जो आपका ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को यानी विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी गई है। और इसके साथ-साथ यहाँ पर एक और चीज़ किया गया है कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो बिजली की ट्रांसमिशन होती थी पावर ग्रिड या दूसरे के थ्रू, उसपे एक चार्ज लगाया जाता था, उसको भी यहाँ पर क्या किया गया है 2025 तक वेव्ड कर दिया गया है। और इसके कारण से क्या हो रहा है कि देखिए, एक और प्रयास में क्या किया गया कि जितने भी हमारे बिजली के सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको यहाँ पर ये बोला गया कि कम से कम 2025 तक वो अपने पूरे ऊर्जा ट्रांसमिशन का पूरे उपयोग का कम से कम 25% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, हाइड्रो एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, इससे वो प्राप्त कर सके। इसके तहत आपको एक स्कीम भी याद रखनी होगी दोस्तों, जिसको बोलते हैं पीएम कुसुम। पीएम कुसुम क्या था? तो ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, जिसके तहत जो है आपका किसानों को सोलर पंप की व्यवस्था की जाती थी, यानी सोलर पंप देने की बात की गई थी, ताकि एक तो उनके डीजल पर निर्भरता बढ़े, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बढ़े और दूसरा उनके निवेश में कमी आए। साथ ही साथ यहाँ पर सरकार जो है सोलर रूफटॉप के फेज़ 2 को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पे भी काम कर रही है। इसके साथ-साथ अगर आप देखिए तो यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट भी दे रही है, एडवांस पेमेंट भी कर रही है, ताकि जो है रिन्यूएबल एनर्जी के जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल तेज़ी आ सके और भारत जो है बहुत ही जल्दी आपका अपने कार्बन उत्सर्जन पे नियंत्रण पा सके। अब यहाँ पर देखिए तो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ-कहाँ से आते हैं दोस्तों, तो एक तो सबसे ज़्यादा हमें सोलर एनर्जी से प्राप्त होती है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये जो डैम के थ्रू, जिसे नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है, तो इस डैम के थ्रू हम लोग टरबाइन से हम लोग डायनेमो के थ्रू फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर देखिए तो विंड के थ्रू, खास तौर पे जो कोस्टल एरिया है, जो हिली कोस्टल एरिया है, वहाँ पर हम लोग विंड के थ्रू भी यहाँ पर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। जो हमारे बायोमास हैं, जो हमारे कचरे हैं, जैविक कचरे, गोबर और इस तरह से हम लोग जो है चीज़ों से भी बायोमास के थ्रू भी हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक यहाँ पर जियोथर्मल है दोस्तों, जिसमें ऐसा माना जाता है कि धरती का मेंटल वाला हिस्सा या जो लोअर क्रस्ट है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ की जो पानी है उसको हम लोग ऊपर निकालते हैं और उससे हम लोग इस टरबाइन को घुमाते हैं। इस टरबाइन से डायनमो जो कनेक्ट है, तो इससे फिर हम लोग बिजली जनरेट करेंगे और जैसे ही ये पानी फिर ये ठंडा होगा, हम लोग इसको क्या करेंगे, वापस से धरती के उस लेयर में भेज देंगे। फिर से यहाँ पर ये गर्म होगा और फिर से ये प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहेगी और हमें बहुत ही ज़्यादा जो है बिजली की प्राप्ति हो सकती है। तो आज के पूरे टॉपिक में ये था दोस्तों। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो आप इसको एटलीस्ट ज़रूर करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये कह रहा है दोस्तों कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है, ये एक बिल्कुल हाई लेवल बॉडी है जो कि आपके पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा सेटअप की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है कि इसको अपॉइंटमेंट करने का जो काम है, वो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को होता है और तीसरा ये बोला जा रहा है कि ये जो इसका जो वर्क है, ये आपके इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत किया जाता है। तो तीनों में से कौन से कथन सही है? आप अपने कमेंट जो है आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। दूसरा यहाँ पर रामसर साइट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि इसमें से कौन-सा ऐसा है जो रामसर साइट्स नहीं है? तो नॉट थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहला आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, गोगाविल बर्ड सेंचुरी बिहार, सोमोरी लेक आपका लद्दाख और समसपुर वाइल्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। इसमें से कौन-सा ऐसा है जो आपका रामसर साइट्स नहीं है? इसके जवाब भी आप लोग दीजिएगा। और थर्ड आपका क्वेश्चन ये है दोस्तों कि इसमें से कौन से ऐसे हैं जिसका प्रभाव जिसके यानी जो आपके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण जिसका सबसे पहला प्रभाव आपका
19वीं सेंचुरी में भारत पे पड़ा था। सबसे पहला आपका ऑप्शन ये है दोस्तों कि भारत का जो कह सकते हो कि हस्तकरघा उद्योग था, जो हमारे कुटीर उद्योग थे, वो नष्ट हो चुके। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका मशीन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस की गई थी, बहुत ज़्यादा नंबर में। और तीसरा यहाँ बोला जा रहा है कि रेलवे लाइन बिछाई गई थी बहुत ज़्यादा। और फाइनली यहाँ पर बोला जा रहा है डी में कि बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगा दी गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है, प्रभाव है, जो 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में आपकी औद्योगिक क्रांति के कारण भारत पे देखने को मिला था। तो सबसे पहला वाला आपको बताना है दोस्तों कि ऑर्डर वाइज कि सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि धरती पे जो पानी की मौजूदगी है उसको लेकर के थोड़ा सा ये स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है कि जो वाटर है आपके रिवर्स और लेक में, ये आपके भूमिगत जल से ज़्यादा है। यानी जो पृथ्वी के सतह पे जो पानी है आपके तालाब और नदियों में, ये हमारे भूमिगत जल से ज़्यादा है। पहला स्टेटमेंट तो ये कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो हमारे पोलर एरिया में, जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ जमी हुई है और जो ग्लेशियर है, ये हमारे ग्राउंड वाटर से ज़्यादा है। तो इनमें से कौन सा आपका कथन सही है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये 2021 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन रहा है दोस्तों। फिर आप देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये बोला जा रहा है कि गवर्नर को कोई भी जो बिल है वो आपकी प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए वो मैक्सिमम कितने दिनों तक रख सकता है। 6 वीक, 3 मंथ, 6 मंथ, या फिर यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं होती। तो उम्मीद है आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। थोड़ा लंबा जरूर है बट आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। आप इन पांचों प्रश्नों के जवाब और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उम्मीद है सेशन पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।